विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, तथ्यों के अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूँगा राठौर किंग्स ऑफ द मारवाड़ के बारे में, अर्थात मारवाड़ के राठौर राजाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और विशेष रूप से राव जोधा और राव मालदेव की उपलब्धियों के बारे में। विद्यार्थियों, मेरी इस कक्षा का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है और बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के अध्ययन का या इस बिंदु के अध्ययन का संबंध उनके प्रथम प्रश्न, उनके द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के अध्ययन से है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में मारवाड़ के राठौर राजाओं का इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो विद्यार्थियों, आइए मैं आपसे अब बात करता हूँ मारवाड़ के सबसे पहले और शक्तिशाली शासक राव जोधा के बारे में। वह राव जोधा जिसके बारे में इतिहासकारों और विशेष रूप से इतिहासकार बोरिस सकर हीराचंद ओझा और कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, उनका यह मानना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि यदि राव जोधा को मारवाड़ का पहला पराक्रमी शासक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि उन्हें मारवाड़ राज्य का संस्थापक कहा जाए। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अपने विवरणों में और अपने ग्रंथ राजस्थान के इतिहास में राव जोधा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि राव जोधा एक ऐसे शासक थे जिनमें पराक्रम के साथ साथ संयम और संतुलन था, और अपने दौर में उन्होंने उच्च कोटि की राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपने समकालीन शत्रु और शक्तिशाली शासक मेवाड़ के महाराणा कुंभा के साथ एक व्यावहारिक समझौता किया, जो उस दौर की परिस्थितियों को देखते हुए मारवाड़ राज्य के हित के अनुकूल कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, जब राव जोधा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक बार फिर से मंडोर पर अधिकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के शासक कुंभा ने मंडोर पर अधिकार करने के लिए अपनी बार बार सेनाएं भेजी, लेकिन उसका जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो ऐसी स्थिति में दोनों शासकों ने एक व्यावहारिक समझौता किया, और इस समझौते के मुताबिक राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगारबाई का विवाह कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दिया, और साथ ही साथ दोनों के बीच में दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में तय हो गई, अर्थात मारवाड़ और मेवाड़ दोनों की सीमाओं को आपस में तय कर दिया गया। और विद्यार्थियों, इस समझौते को आवल और बावल का समझौता कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर बावलिया यानी बबूल उगता है, वह भूमि तक का क्षेत्र मारवाड़ राज्य की सीमा मानेगी, और जहाँ से आंवला यानी आवल के पेड़ चालू होते हैं, पाली से आगे का गोड़वाड़ का क्षेत्र, वहाँ से मेवाड़ राज्य की सीमा मान ली गई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, दोनों के बीच में संधि कायम हो गई। हालांकि मेवाड़ के इतिहासकारों का, मेवाड़ी हिस्टोरियंस का इस बारे में अलग मत है, और वो कहते हैं कि जोधा मंडोर पर अधिकार इसलिए कर पाया कि ऐसा करवाने में उसकी बुआ, जो कि कुंभा की दादी थी, यानी मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का सहयोग था। उनका यह कहना है कि हंसाबाई ने कुंभा से, अपने पोते कुंभा से यह कहा कि भाई जोधा इसलिए संकट में है क्योंकि भाई मेरी शादी मेवाड़ में हुई है और मैं जोधा की स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, तो तुम जोधा को मंडोर पर अधिकार करने दो। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी दादी के अनुरोध पर कुंभा ने जोधा के पास यह संदेश भेजा कि वह अपनी ताकत के बूते पर अधिकार कर ले, तो इसके बाद कुंभा वापस उसका प्रतिरोध नहीं करेगा, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन विद्यार्थियों, इस तथ्य का
यदि ऐतिहासिक दृष्टि से और गंभीरता के साथ विश्लेषण किया जाए तो ये पाया जाता है कि एक ऐसे दौर में जहाँ राजनीति है, जहाँ शासन अधिकार की भावना है और जहाँ जमीन के एक क्षेत्र का युद्ध होता है, तो वहाँ इस प्रकार की फीलिंग्स या इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता। और दूसरी बात ये कि यदि एक बार ये मान भी ले कि कुंभा ने अपनी दादी हंसाबाई की बात मान भी ली, तो फिर उसने क्यों बार बार अपनी सेनाएं भेजी राव जोधा के मंडोर पर अधिकार कर लेने के बाद भी। तो कहने का मतलब यह है कि कुंभा जो अपने दौर का एक चतुर राजनीतिज्ञ था, मेवाड़ का एक बेहतरीन और समझदार शासक था, उसने इस बात को अच्छी तरीके से भांप लिया था कि मारवाड़ राज्य के साथ शत्रुता रखने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि मेवाड़ का नुकसान है। और दूसरी बात यह कि एक ऐसे दौर में जबकि मेवाड़ को मालवा के साथ उलझना पड़ रहा है, मेवाड़ को गुजरात के मुस्लिम सत्ताओं के साथ उलझना पड़ रहा है, तो तो ऐसी स्थिति में मारवाड़ के साथ शत्रुता नहीं रखी जा सकती, और वह भी उस दौर में जबकि चौहान भी मारवाड़ के शासकों के साथ हो चले थे। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच हुआ समझौता उन दोनों की राजनीतिक जरूरतों और आवश्यकता का परिणाम था। चाहे जो भी हो, इस समझौते के बाद दोनों राज्यों की सीमाएं तय हो गई और दोनों राज्य अपने अपने क्षेत्रों में विस्तार के लिए स्वतंत्र हो गए। इसके बाद राव जोधा ने मारवाड़ राज्य के विस्तार की तरफ ध्यान दिया। पोखरण, फलोदी, सोजत, शिव, बेड़ता, भादराजून, इन सारे परगनों पर उसने अपना अधिकार कायम किया और साथ ही साथ उसने अपने रिश्तेदारों के साथ राव जोधा ने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया। कुछ जागीरें अपने भाइयों को दी, जैसे वीरम को अपने बेटे वीरम को उसने बेड़ता की जागीर दी, इसी प्रकार से बरसिंह को भी जागीर दी गई। तो अपने सारे रिश्तेदारों को उसे संतुष्ट रखा और एक प्रकार से नवकोटि मारवाड़ की स्थापना की गई। तो विद्यार्थियों, फिर राव जोधा ने, और हाँ, साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह कि उस दौर में राव जोधा के बेटे बीका ने एक नवीन राज्य की स्थापना की और एक नवीन नगर बनाया जो बीकानेर के नाम से जाना गया। और आगे चलकर बीकानेर में हम देखते हैं कि बीका के नेतृत्व में शक्तिशाली राठौड़ राजवंश की स्थापना हो रही है। और एक बार बीकानेर इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि बीकानेर की फौजों ने राव सूजा के समय में मारवाड़ पर भी हमला कर दिया। तो इन सारे तथ्यों का आगे मैं गंभीरता से विश्लेषण करूंगा। अपने दौर में जहाँ राव जोधा ने शासन विस्तार किया, वही राव जोधा ने उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफ़ी गहराई के साथ देखा और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि बदलते हुए राजनीतिक दौर में अब मंडोर रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से अपनी महत्ता धीरे धीरे खोता जा रहा है और मंडोर एक प्रकार से सुरक्षित नहीं रह गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो गया था कि राठौड़ सत्ता को सुरक्षा और मजबूती दोनों ही मिले। इसलिए जरूरी था कि सत्ता का एक नया शक्तिशाली केंद्र हो और एक नया दुर्ग हो। तो ऐसी स्थिति में पास में स्थित मंडोर से कुछ मील की दूरी पर स्थित चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक नवीन दुर्ग के निर्माण का निश्चय किया गया। और विद्यार्थियों, यह दुर्ग 1459 में बनकर तैयार हुआ और यह शक्तिशाली दुर्ग मेहरानगढ़ के नाम से जाना गया। विद्यार्थियों, इसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति, इसके पीछे का हिस्सा मयूर की पूंछ, मयूर के पंख जैसा है। और साथ ही साथ जब इस दुर्ग की कुंडली बनाई गई तो कुंडली में इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना गया। विद्यार्थियों, आगे चलकर हम ये देखेंगे कि यह गढ़ चिंतामणि, यह मयूर ध्वज दुर्ग और लोकप्रिय शब्दों में यह मेहरानगढ़ दुर्ग आगे चलकर जोधपुर के राठौड़ राजाओं की शक्ति, प्रतिष्ठा और शौर्य का केंद्र बना और साथ ही साथ पर्यटकों की निगाहों में यह आकर्षण का केंद्र बना। इस दुर्ग ने जहाँ मारवाड़ के राठौड़ों को सुरक्षा प्रदान की, वही दूसरी तरफ यह दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से भी, कला स्थापत्य की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका निर्माण चिड़िया टूक पहाड़ी पर किया गया था और कहा जाता है कि वहाँ पर नाथ संप्रदाय के योगी गुरु चिड़ियानाथ
अपनी धूनी लगाकर तपस्या करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब किले के निर्माण में उनकी धूनी आड़े आने लगी तो राव जोधा ने उनके सैनिकों ने उनसे अनुरोध किया कि आप बोले कि यहाँ से अपनी धूनी हटा लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले इससे हमारा किला बोले टेढ़ा हो जाएगा। तो चिड़ियानाथ जी ने कहा कि गढ़ तो बांके ही भले। और इसके बाद चिड़ियानाथ जी वहाँ से नाराज हो गए और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि दुर्ग तो मजबूत बनेगा लेकिन यहाँ पर पानी का अभाव रहेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस दुर्ग के साथ जुड़ी गई है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर राजा राम मेघवंशी ने स्वेच्छा से किले की नींव में अपना बलिदान दिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस प्रतिष्ठित मेहरानगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई मिलती है। आगे चलकर विद्यार्थियों आगे की कक्षा में जब मैं आपसे बात करूंगा दुर्ग स्थापत्य के बारे में तो मेहरानगढ़ दुर्ग और इससे जुड़े हुए इसके विविध तथ्यों के बारे में काफ़ी गंभीरता से चर्चा की जाएगी। तो अभी मैंने आपसे चर्चा की मारवाड़ के प्रथम शक्तिशाली शासक फर्स्ट माइटी किंग ऑफ द मारवाड़ राव जोधा के बारे में। विद्यार्थियों आगे की कक्षा में मैं आपसे जोधा के बाद आने वाले उनके वंशजों राव शासल के बारे में, राव सूजा के बारे में और राव गांगा के बारे में चर्चा करूंगा। फिर मारवाड़ के सबसे बड़े माइटी किंग शक्तिशाली किंग राव मालदेव के और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जय भारत, जय हिंद।